जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रेजेंट अकेडमी में। दोस्तों, हम आपको कराने वाले हैं समान विज्ञान यूथ कंपटीशन की जो बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो 2022 में आई हुई है, जो कि इसमें एनटीपीसी क्वेश्चन ऐड किया गया है। जितना भी एनटीपीसी में साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है उसको पूरा इसमें ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जो कि इसमें जो बुक है इसमें आपको पूरा 9585 क्वेश्चन प्लस दिया है। कितना? 9585 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। दोस्तों, ये जो बुक है साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़बरदस्ती, खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण तरीके से साबित होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। जो साइंस का कोई भी पेपर देना चाहते हैं, कोई भी आपका एग्जाम है साइंस रिलेटेड, तो इसको यूथ को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसको आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िए और इससे अच्छा बेस्ट कंटेंट कुछ नहीं होने वाला है। साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो इसको आप आरआरबी साइंस 2022 टाइम्स वाले अगर पढ़ते हैं यूथ कंपटीशन की बुक, तो बहुत ही मस्त रहेगा, आप ज़बरदस्त रहेंगे। आप एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए कि इतना अच्छा इसमें कंटेंट बना के दिया है कि समझ लीजिए इससे अच्छा कोई बुक नहीं है। अभी तक तो रेलवे के कई बुक आई हैं, लॉन्च किया है कई राइटरों ने, पब्लिकेशन ने, लेकिन इससे अच्छा कोई मटेरियल देने वाला नहीं है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मटेरियल इतना अच्छा देता है, चैप्टर बाई चैप्टर, और उसके बाद टाइप बाई टाइप देता है। ये मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी इसका आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट इसका रहता है यूथ का। तो समझ लीजिए साइंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त योगदान इसका रहेगा, जो कि जो स्टूडेंट इसको पढ़ेगा वही जानेगा। बाकी और तो हवा हवाई कहेंगे, ये है वो है, तमाम फलाना ढका तमाम बुक रहती है मार्केट में, कोई बात नहीं। लेकिन हम यकीन मानिए, यदि आप यूथ पे कॉन्फिडेंस रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात मानिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए आप। ज़बरदस्त समझ परफॉर्मेंस आपको साइंस में होने वाला है। आप साइंस में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन से आपको छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल बना के आएंगे। साइंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को द प्रेजेंट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। क्योंकि हम अभी आपको कराने वाले हैं बायोलॉजी, इसका कराएंगे जीव विज्ञान, इसका बायोलॉजी हम करवाने वाले हैं। फर्स्ट है वीडियो इसका, फर्स्ट चैप्टर का अभी हम बायो कराएंगे। उसके बाद आपको केमिस्ट्री का कराने वाले हैं, केमिस्ट्री के बाद हम आपको करवाने वाले हैं फिर उसके बाद फिजिक्स, जो फिजिक्स का भी है उसका भी सोल्यूशन एक एक चैप्टर बाई चैप्टर देंगे आपको। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक आपको समय से मिल सके, तो क्योंकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। ये है यूथ प्रकाशन, ये देख लीजिए, है यूथ की बुक है। जो ये है जनरल साइंस चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर। ये गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा, यानी जो हुई थी एनटीपीसी की आपकी परीक्षा थी, उसको लिए बता रहा है। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है, देख लीजिए। ये है आरआरबी 2022। अब देख लीजिए इसमें कितने कितने क्वेश्चन हैं और क्या है इसमें, देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2 एंड फर्स्ट, एंड एलपी स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, और आरआरबी जेई पैरामेडिकल, और आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, और 2014 का जो जेई का एग्जाम हुआ था उसका भी इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। 2016 का भी इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन इसको भी आपको इसमें जोड़ के रखता है। जो 14 से आया है क्वेश्चन और 16 में भी आया है, उसको भी इसमें जोड़कर रखा है। दोस्तों, यही है आपकी यूथ कंपटीशन की बुक है, जो समान विज्ञान की, यही है। देख लीजिए, ये सॉल्व पेपर यही है आपका। ये है 9585 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये है अप टू डेट सॉल्व पेपर दिया गया है, जो कि अभी नया नया इसका एडिशन आया है, एकदम नया वाला बुक है। अभी 22 वाला इसका बुक अभी आई है, जो वही है इसका। देख लीजिए 2022 तक की विभिन्न परीक्षाओं में ऑनलाइन जो है उसको सबको इसमें अध्यायवार जोड़ा गया है। ये देखिए दोस्तों, तो आइए इसका हम सबसे पहले जो बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले इसका बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायो आपको पढ़ने वाले हैं हम। ये देख लीजिए, आ गया है आपके स्क्रीन पे, ये बायो का आ गया है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या है? मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये है आपकी, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है? ये फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह हम आपको केमिस्ट्री के भी करवाने वाले हैं और फिजिक्स का भी करवाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये दिया गया है। इसमें देखिए कि
सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये देख लीजिए कि हॉर्टिकल्चर इसमें डिटेल दिया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और फलों को उगाने से लेकर व्यापार तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो आइए दोस्तों और देखते हैं, जो डिटेल आपको देखना आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हम बताएंगे बहुत टाइम आपका व्यतीत होएगा। तो आइए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इस सेकंड क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये है दोस्तों, साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये है आपकी स्क्रीन पे कि विटीकल्चर क्या है? क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती। यानी विटीकल्चर को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में। तो यहाँ पे दिया गया है कि सब्जियों की खेती के संबंध किससे होते हैं? ओलेरीकल्चर से। किससे होते हैं? ओलेरीकल्चर से सब्जियों की खेती का अध्ययन हो जाता है। और फूलों की खेती का अध्ययन किसमें होता है? फ्लोरिकल्चर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? यानी एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, मतलब है अभी एपिग्राफी से किससे संबंधित है? तो एपिग्राफी का शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए इसका जो डिटेल दिया है इसको देखते हैं हम। ऑस्टियोलॉजी में होता है कंकालों का अध्ययन किया जाता है, यानी हड्डियों का। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में क्या जाता है? मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है, मैप का। और न्यूमेस्टिक में क्या होता है? न्यूमेस्टिकोलॉजी में क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसमें न्यूमेस्टिक लिखा है लेकिन न्यूमेस्टिकोलॉजी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं हम। ये है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो नीचे दिया है इसका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं डिटेल में। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? आंखों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब आंखों की चिकित्सा का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपकी स्क्रीन पे कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, जो कि आप इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? यानी सेरीकल्चर का किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का मतलब होता है कि रेशम की खेती से संबंधित होता है। तो आइए इसका जो डिटेल दिया है हम आपको दिखाते हैं। इसका जो डिटेल दिया है यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन संबंधित है। पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन का संबंधित है एपीकल्चर से होता है, मधुमक्खी पालन का संबंध होता है। और एवीकल्चर का संबंध होता है पक्षी पालन संबंधित होता है। किसका होता है? एवीकल्चर से क्या होता है? पक्षी पालन का। क्योंकि दोस्तों इसको आप रट लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में आपको कहीं न कहीं बार आपको रेलवे ग्रुप डी तो मिलना 100% है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं उसके आगे। आपको ये जो दिया है तो वही चीज़ था। ये है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देख लीजिए, बार उसी को रिपीट कर रहा है, कहीं न कहीं इसको देखिए। इसको दिया था 2016 में, एनटीपीसी में दिया था। बता रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो दिया है इतना अच्छा कंटेंट है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अब, ताकि आपको दूसरा वीडियो भी मिल सके। दोस्तों देखते हैं यह किस सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है, रेशम कीट के संबंध होता है। किसका है? रेशम कीड़ों का संबंध, रेशम कीट के पालन संबंध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा है? इथोलॉजी होता है, जो व्यवहार के जैविक अध्ययन को, यानी पशु शब्द के जैविक अध्ययन को अच्छा वर्णन करता है। कौन है? इथोलॉजी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं, एटोमोलॉजी का अध्ययन होता है कीटों के संबंध। क्या होता है? एटोमोलॉजी मतलब कीटों का संबंध होता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। और एथनोलॉजी में क्या होता है? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन डिटेल दिया गया है नीचे ये है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है कि हेमाटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? हेमाटोलॉजी में किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त का। किसका अध्ययन किया जाता है?
रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है इसमें। ये दिया है कि हीमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित होता है, और डेंड्रोलॉजी में होता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, और टिश्यू कल्चर में होता है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मार्फोलॉजी क्या है। क्या है दोस्तों दिया इसमें कि मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब यह है मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मार्फोलॉजी में यह है कि जीव की आकृति क्या है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है किसमें, मार्फोलॉजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास व परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया गया देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हम दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है 13, यानी कि जंतु की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन गहरे संबंध है। यानी जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी होता है एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आप इसको 2 बार 3 रिपीट हो चुका है, इसको एकदम देख चुके हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 14 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन, निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा भ्रूण विज्ञान। किसके नाम से जाना जाता है इसको, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये इसका देख लीजिए, डिटेल दिया है, इसमें दिखा रहे हैं आपको, इसका डिटेल है जो कि ये है कि निषेचन, विकास और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। और फिजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है किसमें, फिजियोलॉजी में। अनुवंशिकी, इसमें अनुवंशिकी तथा जीवों की विज्ञान का अध्ययन किया जाता है अनुवंशिकी में। और क्रमगत उन्नति, कृमि और अनुवंशिकता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्रमगत उन्नति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहा जाता है, फाइटोलॉजी। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, फाइटोलॉजी कहते हैं इसको। तो यह है पौधों के रोग और उसके बचाव, सुरक्षा, संक्रमण के लिए अध्ययन जो होता है इसको क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आपके आ गया है 16 आ गया, यानी 16 क्वेश्चन नंबर आ गया है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है, तो कहते हैं एडोफोलॉजी का होता है, एडोफोलॉजी होता है, एडोफोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत होता है चीज़ों के, यानी जीवित चीज़ों के मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा की विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है, इसको एडोफोलॉजी कहा जाता है। अब इसका डिटेल आपको हम दिखा रहे हैं, दिया है कि एडोफोलॉजी में होता है, ये देखिए एडोफोलॉजी में होता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन या यौन रोग का संबंध, जो यौन रोग होता है इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है, किसको, एंड्रोलॉजी में किया जाता है। और फिर इसके दिया है इसकी एग्रोबायोलॉजी में, इसमें कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है किसमें, एग्रोबायोलॉजी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिस्मोलॉजी में होता है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन किया जाता है किसमें, डिस्मोलॉजी में एनाटॉमी का अध्ययन, स्नायु का अध्ययन, तंत्र कोशिकाओं का किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। कौन है, एंड्रोलॉजी। कौन सा है, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो एंड्रोलॉजी है पुरुषों में बांझपन या यौन संबंध का जो तो अध्ययन किया जाता है, इसको भी आप देख चुके हैं, इसके पहले भी रिपीटेड किया गया था। और बायो इकोलॉजी में क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और एस्टोकोलॉजी में क्या होता है, क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है, किसके, क्रेफिश का अध्ययन
किया जाता है। डेस्मोलॉजी में क्या होता है, शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन किया जाता है, जो कि आप इसको पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। कौन से है, हेप्टोलॉजी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि जीवों के वर्गीकरण कौन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन साइंस कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो इसका देख लीजिए, दिया है इसका कुछ डिटेल, इसके बारे में कुछ दिखाया गया है कि क्या तो नोथोलॉजी में होता है धार्मिक मानवीय प्रयास या ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। किसका, नोथोलॉजी में होता है धार्मिक मानवीय प्रयास व ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नोथोलॉजी में शरीर रचना विज्ञान, एंटोमोलॉजी इसको कहते हैं शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है। इसमें शरीर रचना और शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। इसको शरीर रचना और शरीर के चीड़ फाड़ यानी पोस्टमार्टम होता है उसके चीड़ फाड़ बोलते हैं, उसके अध्ययन को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसमें कि सरोविज्ञान यानी लिमोनोलॉजी में क्या होता है, नदियों, झीलों, तालाबों, जलों, प्रपातों यानी झरनों, अर्धभूमि और समुद्र से अलग उनका अध्ययन किया जाता है। किसको, लिमोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जानवरों का। जंतु विज्ञान में किसका, तो जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विज्ञान की एक शाखा जो भी जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद इसको एंटोमोलॉजी में क्या होता है, विज्ञान के अंदर छोटी कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, प्राइमेटोलॉजी। किसमें, प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। किसका अध्ययन, जैसे कि मानव प्रजाति जैसे बंदर है, बंदर, वानर, मनुष्य है आदि के व्यवहार किसमें, प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपको देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। कौन सा है, आर्कनोलॉजी। किसना होता है, ऑप्शन नंबर ए आर्कनोलॉजी में किसका होता है, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका हम डिटेल आपको दिखा रहे हैं कि आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मानव की संस्कृति या संरचना का अध्ययन या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। और एपिकोलॉजी में क्या होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, मधुमक्खियों का अध्ययन यानी जिसको बोलते हैं एपिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। और उसके बाद साइनोलॉजी है, साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। ये आप इस मॉनिटर रखिए, इसको आप याद करके रखिएगा, क्योंकि याद रहे आपको, यदि कोई पूछे तो ये तो घरेलू यूज के लिए भी बढ़िया बेस्ट होने वाला है। क्या है, साइनोलॉजी में क्या होता है, कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सौरोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में किसका किया है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में किसका किया जाता है अध्ययन, ये दिया हुआ है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। और जो एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। कौन से, ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी। किससे तैयार किया जाता है, एथनोग्राफी से तैयार किया जाता है कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति व चित्रण का अध्ययन दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं। किससे, एथनोग्राफी से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हम क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों व चिन्हों के अध्ययन को क्या कर लेते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा,
जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। पैलियोटोलॉजी क्या कहते हैं? पैलियोटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो उसकी डिटेल हम दिखा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इंद्र विज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान का आर्कियोलॉजी में क्या होता है? मानव संस्कृति के विकास क्रम का एवं के समझने के व व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। और औषधिलॉजी में क्या होता है? फार्मोलॉजी में क्या होता है? जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फार्मोलॉजी में होता है औषधि विज्ञान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 28 नंबर कि पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसको कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान को कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये दिया है, पैथोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी के उपचार के लिए उपचार जुड़ा हुआ है? किसने? ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? किसके जुड़ा हुआ है? कैंसर से। ऑन्कोलॉजी में किसका? कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं थोड़ा इसका डिटेल आपको दिखाएंगे। चलिए, कोई खास है नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 31 कि कवक विज्ञान क्या है? क्या है इसमें दिया गया है कि कवक विज्ञान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। कवक विज्ञान किसका होता है? कुकुरमुत्ता यानी माइकोलॉजी में किसका होता है? कवकों का अध्ययन कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है या कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन डिटेल दिया हुआ है इसमें। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में होता है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि माइकोलॉजी के अध्ययन को, माइकोलॉजी डट के अध्ययन को, यानी माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कवक। अभी आपको इसमें अभी जस्ट उसके ऊपर ही आपने देखा था इसको कि कितना बार क्वेश्चन को इनको रिपीट करता है। समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कौन सा है? ऑर्निथोलॉजी और नियोलॉजी क्या? और नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका? सपने को किया जाता है, ड्रीम्स। किसका अध्ययन किया जाता है? ड्रीम्स का, ड्रीम्स। और नियोलॉजी में ड्रीम, सपने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 क्वेश्चन नंबर है। टैक्सोनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके विष का अध्ययन यानी जहर का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं आप विष। टैक्सोनोलॉजी कहते हैं टैक्सोलॉजी को। टैक्सोलॉजी को कहते हैं जो जहर विज्ञान इसको बोलते हैं, विष बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि फिर दिया है इसको, टैक्सोनोलॉजी मूल रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये जैव विविधता संबंधित है। कौन है? टैक्सोनोमोलॉजी है। ये कौन है? टैक्सोनोमोलॉजी है। टैक्सोनोमी बोलते हैं इसको, टैक्सोनोमी बोलते हैं इसको। तो जैव विविधता किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्वेश्चन है आपके कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता के उनके विकासवादी और इतिहास और उनके फाइकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हम आपको दिखाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 है आपके स्क्रीन पे कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। टिश्यू
ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 38 है 38 नंबर क्वेश्चन कि जानवरों के उनके परिवार के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपके आंसर इसका इकोलॉजी। क्या होगा? इकोलॉजी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपका सेकंड चैप्टर उसी का आ गया है बायो का कि कोशिका सिद्धांत कौन सा आ गया है? सेकंड चैप्टर है कोशिका यानी कोशिका है, तो कोशिका में कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य, इन तीन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका संरचना, कोशिका के कार्य क्या होते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल तो रिच और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोलते हैं। अब जो कोशिका में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल सेल्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कोशिका में क्या पढ़ने वाले हैं हम? एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिका। क्या पढ़ने वाले हैं हम? जंतु कोशिका पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? किस प्रकार की गई? ऑप्शन नंबर डी है कार्य का निरीक्षण करते हुए। तो आपको हम ये बता दें कार्य है क्या इसमें आपको हम डिटेल दिखाने वाले हैं। कार्य एक पेड़ की छाल होती है। कार्य क्या है कि रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज कब किया था? इन्होंने 1665 ईस्वी में इन्होंने किया था। जो कार्य क्या है? कार्य पेड़ की एक छाल है, पेड़ की एक छाल का एक भाग है कार्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड या 2 आ गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे यन 3 की केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका कोशिका द्रव कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है कि केंद्रक और झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डट में मौजूद होता है। तो किस में मौजूद होता है? केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में मौजूद होता है, जिसको आप 2 बार इसको देख चुके हैं। इसका क्वेश्चन इसके ऊपर भी दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है यानी 7 क्वेश्चन नंबर कि कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसको लगभग सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप इसको रट लीजिए, देख लीजिए। NTPC 23/1/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। किसको कहते हैं पावर हाउस? कोशिका पावर हाउस किसको कहते हैं? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों के उसके बाह्य आवरण को अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा प्लाज्मा झिल्ली। कौन होता है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेख माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? किस चरण का गठन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेटाफेज का। किसका अध्ययन किया जाता है? मेटाफेज का अध्ययन किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपकी स्क्रीन पे कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ये होती है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसमें इसका डिटेल भी दिया गया है। अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये क्वेश्चन है आपके कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका। क्या होती है? सेल होती है। सबसे मूलभूत इकाई जीवन की होती है जिससे बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेल, कोशिका बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे हम देखते हैं कि पूटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और
जिंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है गोल्जी काय होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय। देख लीजिए एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये दिया हुआ है कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवर्तन संशोधन के पैकेजिंग के लिए गोल्जी काय नामक कोशिका उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? कौन से है? लाइसोसोम होती है। कौन से थैली होती है? लाइसोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि राइबोसोम बनते हैं किसके बने हैं? राइबोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम एक प्रोटीन राइबोसोम देखिए इसका डिटेल हम आपको बताने वाले हैं कि राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है और हरित लवण केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये चीज़ पाई जाती है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया से एमिनो एसिड का प्रोटीन बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन थोड़ा से धुंधला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है, मतलब किसने दिया है इस शब्द को? ये चीज़ है, गढ़ा मतलब नहीं यार चकबका जाए कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया है। तो ये देख लिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको जोहान इवांजेलिस्ट पुरकंजे ने किया है। जोहान इवांजेलिस्ट पुरकंजे ने किया। इसमें पुरकंजे अधिकतर लिखा रहता है इसमें कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने किया है? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकंजे लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी है तो कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। कौन करता है? तो लाइसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिका को क्लांत भी करता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कौन होगा? लाइसोसोम होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? देखते हैं थोड़ा इसको, ऐसा लग रहा है रिपीट कर गया क्या? क्वेश्चन तो है उसी का लेकिन रिपीटेड पूरी तरह से नहीं है, उसको तरमोर किया है, दिया उसको सेम इसमें पीडीएफ में आ गया है क्या? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी स्क्रीन पे है? 19 क्वेश्चन नंबर आपके है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं। यही है, यही सही नहीं, बाकी तो जो दिया है इसमें पादप कोशिका समानता संकुचित जंतु कोशिकाओं से बनी होती है, सही होता है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाई जाती, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, ये भी सही है। और आपको जो नहीं सही है ऑप्शन नंबर ए ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, देख लीजिए हम आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या फर्क होता है। ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। देखिए पादप कोशिका आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। किससे? पादप कोशिका से। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, ये कोशिका बनी भित्ति होती है और ये जंतु कोशिका से भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं रहता, नहीं पाया जाता है। और इसके दिया इसमें कि पादप में रसधानी रिक्ति बड़ी होती है, इसमें जंतु कोशिका में रसधानी रिक्ति बहुत छोटी स्थायी पाई जाती है और इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी लासिका होगा।
ये है आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लासिका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन आपके लिए अर्धसूत्रण के लिए सत्य नहीं है? तो क्या होगा कि अर्धसूत्रण के दौरान जो होता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, अर्धसूत्रण को 2 चरणों में बांटा गया है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिमाण कोषों में कोषोत्तरों की संख्या 2 गुनी होती है। कि ऑप्शन नंबर सी की अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं में जीन परिणाम कोशिकाओं की मिश्रित होती है कि 2 कोशिकाओं के बीच। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, जनन ग्रंथि यानी गोनाड में अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए क्या होता है? तो ऑप्शन सी होगा इसका, अर्धसूत्रण के दौरान कोशिका जनकों के परिणाम के जीन में कोशिकाओं को मिश्रित हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको हम। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, आपके स्क्रीन पे आ गया है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। ये दिया है आपका डिटेल दिया है, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव से समेत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिक होगा। कौन सा है? नाभिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत टाइमिंग हो रहा है, कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? लाइसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका अंग में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कौन सा है? जल होता है। कौन है? वाटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? किस पर नहीं लागू होता? विषाणु पर नहीं लागू होता, नहीं बाकी कवक पे लागू होता है, और जीवाणु पे और शैवाल पे लागू होता है। सिर्फ किस पे नहीं लागू होता है? विषाणु पे। ऑप्शन नंबर डी नहीं लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30। निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी निम्न को सम्मिलित कीजिए, नहीं आपको मिलाना है। तो इसका आपको किस में मैच किया गया है इसको आपको दिखाना है। तो लाइसोसोम को क्या जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ए से फर्स्ट से सी में आएगा। और डीएनए क्या है? डीएनए गुणसूत्र है। ये तो सीधे आपके सेकंड नंबर बी में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, इसको ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, थर्ड वाला। तो इसका इसी तरह से आपका ऑप्शन ये नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम आपकी स्क्रीन पे 31 क्वेश्चन। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन है? प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका केंद्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि ये है सूत्री विभाजन। कौन है? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए। ये है क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका 32 होगा कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी कौन? टेलोफेज होगा। तो अब आइए देखते हैं हम इसको। कोई जंतु कोशिका का क्वेश्चन तो यहाँ तक समाप्त हो गया है। अब इसमें उसी कोशिका से अब सेकंड आया है पादप कोशिका, प्लांट सेल। उसका यूनिट सेकंड आ गया है, सेकंड नंबर का आ गया है। प्लांट सेल का यूनिट सेल का आ गया है। कौन सा है? पादप सेल यानी प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है कि पादप कोशिकाओं की
भित्तियाँ डैश डैश से बनी होती हैं, किससे? सेल्यूलोज से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हरित लवक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कौन सा उपस्थित होता है तत्व? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसमें से क्या कि निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको हम डिटेल्स का दिखाएं, बहुत रहने दीजिए, कोई मतलब का नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी निम्नलिखित में कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है एंथोसायनिन्स। क्या होता है? एंथोसायनिन्स होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए आपको डिटेल इसको दिखा दे थोड़ा सा। ये है हीमोसाइनिन, देख लीजिए हीमोसाइनिन और रक्त को नीला बनाता है, जो होता है हीमोसाइनिन होता है। क्या करता है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है ये कि हीमोसाइनिन रक्त को नीला कर देता है, जिससे लौह के बजाय तांबा जैसा हो जाता है। ऑक्टोपस, मकड़ियाँ, केकड़े और बिच्छू में जो पाया जाता है ये यही होता है। इसको आप ध्यान में भी रखिएगा, क्योंकि जो नीला रक्त वाले होते हैं कौन? इसमें ऑक्टोपस, मकड़ियाँ, केकड़े और बिच्छू में पाया जाता है होमोसाइनिन्स होता है। और हीमोग्लोबिन के रक्त को लाल बनाता है, ये तो आप जानते ही हैं। हीमोरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी कर देता है। कौन? हीमोरेथ्रिन होता है जो ये रक्त को गुलाबी बना देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा एंथोसायनिन। देखिए अभी इसको डिटेल में यहाँ देखा हूँ, यहाँ क्वेश्चन भी इसका छाप दिया है, यानी दे दिया है। तो पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है, यानी हरा कर देता है, हरा प्रदान करता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 आ गया है कि उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। कौन है? क्लोरोफिल होता है। देखिए 102 प्रकार से पूछा है, एक ये 2019 से पूछा गया, एक 2021 का है, एक जेई में पूछा गया है, ये दोनों जेई का है। तो ये इसको क्या निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों को हरा कर देता है? तो ये भी क्लोरोफिल होगा। और इसमें फिर क्वेश्चन घुमा कैसे पूछा कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, किसके? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो आइए वो समाप्त होगा। हम पढ़ते हैं टिश्यू, किसके बारे में है? टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका क्वेश्चन समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। ये है चैप्टर नंबर 3 आ गया टिश्यू। क्या आ गया है? ऊतक में हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा एडिपोज ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर डी एडिपोज ऊतक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ऊतक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उसे ऊतक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी पत्ती और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मानव के शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, वो क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको?
तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊतक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो एपिथेलियन ऊतक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रक्त और हड्डी किसके उदाहरण है? एपिथेलियन ऊतक। सॉरी, एक मिनट, हमने ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें कन्फ्यूजन हमको लग रहा था कि ये साला क्या दे दिया इसमें। देखते हैं इसको कि यह है रक्त और हड्डियों के डैश के उदाहरण है। किसके संयोजी ऊतक होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। चलिए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचान, मनुष्य में संयोजी ऊतक के उदाहरण है वो पहचाने। कौन सा संयोजी ऊतक? कौन सा? हड्डी है। क्या होता है संयोजी ऊतक? हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? कौन सा है? तो हड्डी है। कौन संयोजी ऊतक कौन सा है? हड्डी होता है। तो देखिए इसको, देखिए 18 में पूछा है तो 3 बार पूछ चुका है इसको। 22, 20, कितना जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं। इसको ये बोल रहे हैं कि यूथ एकदम बेस्ट बुक है, इसको रट के रखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो कौन सा एक संयोजी ऊतक है? हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक संयोजी ऊतक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी रक्त होता है। रक्त भी एक संयोजी ऊतक होता है, इसके पहले भी दिया था, आप देखे हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि रक्त प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? संयोजी ऊतक होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 की मुंह की परत से बनी होती है। किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला स्क्वैम एपिथेलियम से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हमारे शरीर में कई अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? कौन सा अंग? हमारे शरीर में बहुत कई अंग हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है? तो कौन सा अंग है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? त्वचा होगा। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, चमड़ी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस यानी चमड़ी बोलते हैं जिसको। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? त्वचा होता है, एपिडर्मिस चमड़ी होती है। निम्न त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? वसा ऊतक बनता है। कौन सा? वसा ऊतक बनता है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हम आपको बता दें संयोजी ऊतक जो 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक फर्स्ट नंबर है लचीले संयोजी ऊतक होता है। दूसरा संसाधन संयोजी ऊतक होता है। विषीकृत संयोजी ऊतक होता है। ये 3 ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? इसमें देखिए संयोजी ऊतक है और पेशी ऊतक है, उपकला ऊतक है। और ये तो क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन दिया है इसका कोई क्लियर बात इसमें नहीं दिया गया है, जो कि इसको आयोग जो है इसको गलत कर दिया, इसमें ऑप्शन ही गलत कर दिया है। इसको क्या है? इसका ऑप्शन जो है इसको गलत कर दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से इसको गलत माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। कौन सा ऊतक बनाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, काउंसरल स्क्वैम एपिथेलियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैम एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर डी चमड़ी में, यानी त्वचा में मौजूद होता है, एपिडर्मिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप में आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं आपको कि ये कौन सा है। ये 4 प्रकार के होते हैं। बाह्य त्वचा कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? सल्की परत, स्ट्रम कंसेंस होता है, कॉन्सेम होता है, और स्वच्छ परत होती है, और कीड़ा कड़ीमय परत होती है, और प्ररोही अंकुरित परत होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक नहीं है? कौन सा संयोजक नहीं है? तंत्रिका कोशिका संयोजक नहीं, बाकी तो अस्थायी रक्त और उपस्थिति सब क्या है? संयोजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्क्वैम एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाला जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा अस्थाई उसको बोलते हैं, अस्थाई होता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अर्धचर्म कोशिका से ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोशिका अर्धचर्म कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि डट ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियंस है। कौन है? एपिथेलियन है, थीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियन इसकी आंतरिक परत निर्मित होता है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आयतफलकी क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं कौन? एपिथेलियन। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आगे भी पूछा था, इसको यहाँ भी पूछा गया है। एपिथेलियम होता है। कौन? एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। कौन है? एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हिस्टोमिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। किसमें? संयोजकों में पाई जाती है। हिस्टोमिन स्रावक कोशिकाओं में संयोजक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशियां करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वचा और मांसपेशियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आए कि निम्न में लाल संवाहिनी संयोजी ऊतक है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी रुधिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। कौन सी ग्रंथियों का? वाहिका ग्रंथियों का निर्माण करता है। दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं से आप समाप्त करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तो आपको हम कराएंगे कौन सा होगा? ये कौन सा है? पादप टिश्यू यानी पादप ऊतक। अब इसको हम आपको प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक कराने वाले हैं, क्योंकि अभी वीडियो 1 घंटे का हो गया है, यदि बहुत लंबा अब इससे ज़्यादा ना होने पाए। देखते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं हम आपको अगली क्लास और अगली वीडियो मिलते हैं। कहाँ से आपको हम मिल गए ये बता दीजिए। अब इसका चैप्टर जो है कि पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, अब यहाँ से हम आपको कराने वाले हैं। इसके बाद हम यदि आप हमारे चैनल पे द प्रेजेंट अकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको दूसरा भी वीडियो मिल सके। और केमिस्ट्री का भी इसके बाद हम कराने वाले हैं, और फिजिक्स का भी वीडियो इसी तरह पार्ट बाई पार्ट आपको कराने वाले हैं। दोस्तों इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यारों में और ग्रुपों में आप शेयर कीजिए, ताकि सब दोस्तों को मिल सके, सब तक पहुंच सके, क्योंकि इसका बहुत वेट कर रहे हैं लोग, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये रामबाण साबित होने वाला है। ये जो यूथ है बुक आपकी बहुत ही मस्त बुक है, बहुत ज़बरदस्त। कोई भी आप अगर भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं, कोई भी
2022 के अलावा 23-24 में कोई भी अगर एग्जाम साइंस लेके देने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है, जो कि आप इससे बहुत अच्छा साइंस में रिजल्ट ले पाएंगे। आप करेंगे साइंस फेल भी नहीं हो सकते, आप साइंस में आपका क्लियर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो और अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।